गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम सोना भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपके साथ हूं मैं अमित सिंह और मॉर्निंग बुलेटिन में हम आपको एक एक अपडेट बताएंगे अफगानिस्तान में क्या कुछ हुआ, साथ ही दुनिया भर से जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। काबुल एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कुल 5 धमाकों से दहशत। धमाके में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इन धमाकों में किसी भारतीय की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हालात बेहद खराब हैं। एयरपोर्ट और आसपास हुए धमाकों में अब तक 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में 60% की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। धमाके के बाद से काबुल एयरपोर्ट के आसपास से लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। काबुल एयरपोर्ट को फिलहाल अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। पेंटागन ने कहा है कि धमाके में 12 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने इन धमाकों की आलोचना की है। करजई ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर अफगानी लोगों पर हमला है। धमाके में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति हामिद करजई ने संवेदना व्यक्त की है। भारत ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और चिताया कि दुनिया को आतंक के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की निंदा की। एंटोनियो ने कहा कि इससे पता चलता है कि जमीन पर हालात कितने खराब हैं। अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे आज ही पूरा कर लें, क्योंकि इस हफ्ते बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। जन्माष्टमी और साप्ताहिक छुट्टी के कारण 28 अगस्त से 31 अगस्त तक बैंकों की छुट्टी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिला कैंडिडेट्स को भी एनडीए परीक्षाओं में शामिल होने का इंतजार है। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन महिला कैंडिडेट्स के लिए फिर से एप्लीकेशन विंडो खोला जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीजी के छात्रों के लिए एक करेक्शन विंडो खोली गई है। एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की आज आखिरी तारीख है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। जेएनयू में इस बार कुल 3016 सीटों के लिए एडमिशन होंगे। इनमें 928 यूजी, 1583 पीजी और 451 पीएचडी की सीटें शामिल हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट कोच के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर 27 अगस्त 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 10 अक्टूबर 2021 को शाम 5 बजे तक चलेगी। कोचिंग में डिप्लोमा ले चुके उम्मीदवार असिस्टेंट कोच के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देश की बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। काबुल एयरपोर्ट के आसपास एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। बम धमाकों में अभी 90 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। इसके अलावा 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें ज्यादातर की हालत गंभीर बताई जा रही। बड़ी बात यह है कि इन बम धमाकों में 12 अमेरिकी फौजियों की जान भी चली गई। अमेरिकी फौजियों की मौत की पुष्टि यूएस आर्मी ने भी कर दी है और इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने ली है। आईएसआईएस ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा। सीरियल मीडिया ने इस बात की जानकारी भी दी कि इस्लामिक स्टेट ने काबुल ब्लास्ट के पीछे अपना हाथ बताया। आईएसआईएस ने यह स्टेटमेंट जारी कर किया है कि यह हमले जो हुए थे उसके पीछे हम हैं, हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका पहले अफगानिस्तान में आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान को लेकर बड़ा खतरा जता चुका है, बता चुका है, और जिसका डर था वही हुआ। काबुल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक के बाद एक 7 धमाके हुए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और कईयों के मारे जाने की खबर है। अहम बात यह है कि अमेरिका लगातार कहता रहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, और जो कहा गया, जिसका डर था, वही हुआ। 7 बम धमाके हुए, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो 90 के पार पहुंच गया है और लगातार अपडेट आ रहा है। लाशें मिलती जा रही हैं, जख्मी लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है।
और काबुल ब्लास्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा कि वो आईएसआईएस को इस हमले के लिए सजा देंगे, आतंकियों को ढूंढ कर निकालेंगे। इसके अलावा बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिका की एक्शन का समय है और वो जगह भी वो तय करेंगे। बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि वो इन धमाकों से नहीं डरेंगे और अमेरिकी नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि हाल फिलहाल में जो हालात पैदा हुए हैं वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। बड़ी बात है, काबुल में अफगानिस्तान में जो हो रहा है अमेरिका ने उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल हमलों पर संबोधन दिया। सीरियल बम धमाकों के बाद जो बाइडेन इस्लामिक स्टेट से बदला लेने की कसम खा ली है। बाइडेन ने साफ कहा कि वो बदला जरूर लेंगे। सुनिए। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated. तो सुना आपने, जो बाइडेन ने साफ साफ कहा कि जो कुछ किया है इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने उसका बदला लिया जाएगा। काबुल में आईएसआईएस के हमले के बाद यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका अफगानिस्तान में और सैनिकों को उतारेगा। इसका जवाब भी जो बाइडेन ने बेहद साफ लफ्जों में दिया है। यह भी सुनिए। I've instructed the military, whatever they need, if they need additional force, I will grant it. But the military, from the chairman of the Joint Chiefs, the commanders in the field, have all contacted me one way or another, usually by letter, saying they subscribe to the mission as designed to get as many people out as we can within the time frame that is allotted. जो बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रखेगा। साथ ही अपने संबोधन में बाइडेन ने एक बहुत बड़ी बात कही। क्या थी वो बात, सुनिए जरा। For the way that things have unfolded in the last 2 weeks. I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. But here's the deal. You know, I wish you'd one day say these things. You know as well as I do that the former president made a deal with the Taliban that he would get all American forces out of Afghanistan by May 1. तो आपने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सुना, उन्होंने इन हमलों के बाद क्या कुछ कहा। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अपने आधे घंटे के संबोधन में बाइडेन ने 10 बड़ी बातें की हैं और मैं ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बड़ी बात, उन्होंने कहा कि आईएसआईएस के काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया है, इस बात को उन्होंने कबूल किया है। दूसरी बड़ी बात, आईएसआईएस अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, ये बहुत वक्त से वो लगातार कहते आ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, अमेरिका आईएसआईएस पर हमला करेगा। बाइडेन ने साफ कर दिया कि जो कुछ किया है आतंकियों ने उसका बदला लेंगे, ढूंढ के घुस कर मारेंगे उनको, अपने समय और सहूलियत के हिसाब से करेंगे हमला। अमेरिका ने साफ साफ बेहद कठोर शब्दों में कहा कि जगह भी हम चुनेंगे, कंडीशन भी हमारी होगी और सजा देने का तरीका भी हमारा होगा। आतंकियों को ढूंढ कर सजा देंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ काबुल पे हुआ है, जो जिस तरह की हानि पहुंचाई है इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने, उनको ढूंढेंगे, उनको सजा देंगे, इसका बदला लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं रोका जाएगा। बाइडेन ने साफ कर दिया कि चाहे हमले हो, चाहे हालात कितने खराब हो जाएं, हम अपने लोगों को लगातार वहां से रेस्क्यू करते रहेंगे। अगली बड़ी बात, हर अमेरिकी नागरिक को बाहर निकालने की जिम्मेदारी अमेरिका ले रहा है। उन्होंने कहा इस हालात में हम एक भी अमेरिकी नागरिक को अफगानिस्तान में मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगली बड़ी बात, बाइडेन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो और सैनिक तैनात करेंगे। बहुत अहम पॉइंट है। एक और अमेरिका वहां से सैनिकों को निकाल रहा था, लेकिन अब बाइडेन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से वहां सैनिकों को भेजा जाएगा। अगली बड़ी बात, काबुल में तैनात सेना के कमांडर से लगातार संपर्क में, यानी अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अगली बड़ी बात, बीते 12 घंटे में 12,000 लोगों को रेस्क्यू किया अमेरिका ने। यह बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में है, लोगों को रेस्क्यू करना सच में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इधर काबुल ब्लास्ट ने पूरी दुनिया को दहला दिया। देखिए दुनिया भर के देशों ने इस पर क्या कुछ कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय काबुल में हुए धमाकों को फिर से एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश बताया। देखिए काबुल में हुए धमाकों ने फिर बताया कि आतंक के खिलाफ दुनिया को साथ आने की जरूरत है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत के, जिन्होंने यह बड़ी बात कही है। दूसरी बड़ी बात, काबुल में हुए धमाकों ने फिर बताया कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, यानी बिना मिले बिना साथ आए इतने बड़े आतंकी हमलों से नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि ताकत बड़ी है। हामिद करजई ने कहा कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है और अफगानिस्तान के लोगों पर हमला है। मेरा प्यारा देश जल्द ही बेहतर। हामिद करजई पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उन्होंने भी यह कहा कि हमारा देश जल्द ही इस मुश्किल से, इस परेशानी से निकलेगा। अगली बार बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पीएम है, उन्होंने कहा मैं काबुल में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। ब्रिटेन और अमेरिका लगातार पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। अगली बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, किस तरह से दुनिया भर के बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की है। पाकिस्तान से इमरान खान ने कहा पाकिस्तान इस हमले की कड़ी निंदा करता है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। यह वही पाकिस्तान है जो तालिबान को सरपरस्ती देता है, पनाह देता है, फिर इस तरह की बातें करता है। तो लगातार काबुल में जिस तरह की स्थिति है, हम आपको अलग अलग बयान दिखा रहे हैं। जबीहुल्लाह प्रवक्ता है तालिबान के, क्या कहते हैं सुनिएगा। काबुल हवाई अड्डे पर जो कुछ हुआ उसके लिए सुरक्षा में तैनात अमेरिकी सेना जिम्मेदार है। फिलहाल लोगों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए आतंकी संगठन किस तरह से अपना पल्ला झाड़ लेता है, यह सब उसी का किया धरा है, लेकिन वो अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है। लगातार काबुल पर हर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा कि काबुल में जो कुछ हुआ है वो कभी नहीं होना चाहिए था। पीड़ित परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बाइडेन पर निशाना साधते रहे, उन्होंने कहा कि वहां से सैनिकों को बुलाना सबसे बड़ी भूल होगी। यूनाइटेड नेशन जो वॉच डॉग है दुनिया का, उसने क्या कहा सुनिए। काबुल धमाकों के बाद अफगानिस्तान के हालात को समझा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अफगानी लोगों को तत्काल सहायता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूएन भी इस चिंता में है, क्योंकि जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में है, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ले ली है। सीरियल मीडिया ने आईएसआईएस का स्टेटमेंट ट्वीट भी किया है, बयान जारी किया, जिसमें आतंकी संगठन ने इस ब्लास्ट के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया, यानी वो खुलेआम कह रहा है ये ब्लास्ट हमारी वजह से हुआ है। तो लगातार अफगानिस्तान की हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर 7 धमाके हुए, जिसमें 90 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और सीरियन मीडिया के हवाले से इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि काबुल पर जो 7 धमाके हुए हैं उसके पीछे इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस का हाथ है। हमले के बाद काबुल में क्या हालात हैं उसकी ताजा तस्वीर भी सामने आई है। काबुल का हर अस्पताल क्राउडेड है, भरा हुआ है, हर जगह मरीज भरे हैं। ऐसे में उनके अपने अलग अलग अस्पतालों में अपने परिवारों को तलाश रहे हैं, उनकी आंखें ढूंढ रही हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची है और साथ ही यह भी डर है कहीं अगला धमाका ना हो जाए। काबुल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 7 धमाकों के बाद क्या हालात है अफगानिस्तान की तस्वीरें बता रही हैं। हर तरफ लाशों का मंजर है, जख्मी लोग गिरे हुए हैं, नाले भरे हुए हैं लाशों से, और हर कोई सिर्फ अपनों को तलाश रहा है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां वहां पे हैं अभी भी डर है कि कुछ और धमाके हो सकते हैं। क्योंकि इस्लामिक स्टेट ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका वहां से सैनिक नहीं निकालता है तो एक के बाद एक हमले होंगे। और जो ये हमले हुए हैं इनमें से ज्यादातर हमले फिदाइन हमले थे, जो हामिद करजई एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में हुए। तो लगातार हम आपको काबुल से जुड़ा अपडेट बता रहे हैं। आगे भी आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम बयान सुनाएंगे और क्या कुछ काबुल में चल रहा है दिखाने बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हर दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल आज फिर से दिल्ली आ रहे हैं।
खबर है कि बघेल समर्थित विधायक भी आज दिल्ली में रहेंगे। अब तक बहुमत विधायक भूपेश बघेल के पक्ष में है और इसे दिखाने के लिए सीएम अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बघेल को पार्टी आला कमान ने दिल्ली आने को कहा है। दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव 2.5 साल के फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं। वैसे सूत्रों की माने तो इस राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक फॉर्मूला तय किया है, जिसके मुताबिक टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बाद सत्ता बदलने को लेकर चल रही लड़ाई पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसके बाद से ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की मुलाकात हुई थी। बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला था। फिलहाल टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में हैं और अभी भी वो 2.5 साल के फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं। दिल्ली में अभी स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक है, जिसमें इस पर मंथन होना है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद स्कूल खोलने को लेकर आज फैसला किया जाएगा। डीडीएमए ने अपनी सिफारिश में कहा था कि पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए, जिसके बाद धीरे धीरे सभी क्लासेस को खोला जा सकता है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गठित कमेटी ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 संक्रमित मामलों की समीक्षा के बाद प्राइमरी के छात्रों को स्कूल बुलाना चाहिए। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को सितंबर के पहले हफ्ते से 50% क्षमता पर स्कूल बुलाया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूल खोलने की बातों पर कहा था कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द स्कूलों को खोलना चाहती है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सभी बातों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा को प्रतिष्ठित न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें मुंबई में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों दिया गया। I would like to call upon Sushant Sinha from Times Now Bharat. टाइम्स नाउ भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा को यह अवार्ड मीडिया कैटेगरी में दिया गया है। यह अवार्ड 5 कैटेगरी में समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में यह सम्मान भारत रत्न लता मंगेशकर, पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे, पद्म भूषण अन्ना हजारे, श्रीमती उषा नंदकर्णी को दिया गया है। जबकि बेस्ट परफॉर्मर पॉलिटिशियन की कैटेगरी में यह सम्मान श्री देवेंद्र फडणवीस, डॉक्टर नीलम गोहरे सहित 5 लोगों को दिया गया है। न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के स्तर पर भी बेहद प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। केरल में कोरोना का कहर देश में तीसरी लहर की आशंका बढ़ाने लगा है। केरल में देश के आधे से भी ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिससे एक्टिव केस भी बढ़ने लगे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी। देश में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 2% है, लेकिन केरल में संक्रमण की दर 19% है, यानी देश से करीब 10 गुना ज्यादा। सवाल यह है कि आखिर जिस केरल मॉडल की शुरुआत में तारीफ की जा रही थी, वहां कोरोना का महाविस्फोट हुआ क्यों? राज्य सरकार के त्योहारों में दी गई छूट के बाद हालात किस कदर खराब हो गए, उन्हें इन आंकड़ों से समझिए। 21 अगस्त को ओणम था। इससे पहले तक केरल में कोरोना कुछ हद तक कंट्रोल में था, लेकिन ओणम में सरकार ने जो छूट दी उसकी वजह से संक्रमण की तादाद में बेहिसाब इजाफा हो गया। 22 अगस्त को जिस केरल में 10,402 केस थे, उसी केरल में 23 अगस्त को 13,383 मरीज मिले। 24 अगस्त को 24,000 से ज्यादा केस सामने आए, तो 25 अगस्त को पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि मरीजों की संख्या 31,445 पर पहुंच गई थी। केरल में 22 अगस्त को कोरोना से 66 लोगों की जान गई थी। 23 अगस्त को 90 मरीजों की मौत हुई। 24 अगस्त को मौत का आंकड़ा 173 पर पहुंच गया। 25 अगस्त को 215 पर, यानी केस हो या मौत के आंकड़े हर रोज बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जाहिर है केरल के किलर कोरोना मॉडल को रोकना होगा। सरकारों को, सिस्टम को और जनता को जागना होगा, वरना तीसरी लहर को रोक पाना मुश्किल है।
मैसूर रेप पर कर्नाटक के गृह मंत्री के बेतुके बयान पर बवाल मचा हुआ है। आम लोगों, विपक्षी दलों के साथ ही खुद सीएम ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई थी। उनके इस्तीफे की भी मांग उठने लगी थी, जिसके बाद अब गृह मंत्री आरका ज्ञानेंद्र ने अपना बयान वापस ले लिया है। एक बार आप भी सुन लीजिए कि आखिर रेप जैसे संवेदनशील मामले पर सूबे की कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले शख्स ने क्या कहा था। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡಾವಾನ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಸ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. आरोपियों की गिरफ्तारी के बजाय पीड़िता को दी गई अजीबोगरीब नसीहत पर गृह मंत्री का जमकर विरोध हुआ, तो सफाई देते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने भी बयान को गलत बताया, जिसके बाद आरका ज्ञानेंद्र ने अपना बयान वापस ले लिया है। अब 24 अगस्त को हुए रेप केस की जांच एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। और सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर हम ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं जो सच से कोसों दूर हैं। टाइम्स नाउ भारत आपको ऐसी खबरों को लेकर वक्त वक्त पर आगाह करता है, ताकि आप इन फेक खबरों के झांसे में आकर अपना नुकसान न उठा बैठे। इन दिनों यूट्यूब पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि सरकार के जरिए चलाए जा रहे पीएम लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सभी बेटियों को 1,60,000 रुपए बांटे जाएंगे। आखिर क्या है इस खबर का फैक्ट चेक हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोविड का बुरा असर पूरी दुनिया के कारोबार, शिक्षा और नौकरियों पर पड़ा है। इस दौरान जनता को राहत देने के लिए सरकार ने इंडस्ट्री को कई बेलआउट पैकेज दिए, जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान भी किया, जिसका फायदा लगातार जनता को हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इन योजनाओं की आड़ में लोगों को झांसा देकर उनसे मोटी रकम कमा रहे हैं। ऐसा ही दावा एक यूट्यूब वीडियो में किया जा रहा है। दावा ये कि केंद्र सरकार के जरिए चलाए जा रहे पीएम लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सभी बेटियों को 1,60,000 की नकद राशि दी जा रही है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए फेक न्यूज का प्रचार प्रसार करने वाले वीडियो के साथ ही एक लिंक भी शेयर किया गया है, जिसमें फॉर्म भरने और फॉर्मेलिटी के नाम पर पैसे जमा करने की बात भी कही जा रही है। जब टाइम्स नाउ भारत की फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की, तो पता लगा कि इस वीडियो में किया जा रहा दावा फर्जी है। हमने केंद्र सरकार की तमाम सरकारी वेबसाइट्स को खंगाला, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इन दावों की पुष्टि हो सके। इसे लेकर हमने केंद्र सरकार के फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल की पड़ताल भी की। वहां पर हमें पता लगा कि सरकार पहले ही इस तरह की योजनाओं और इसे लेकर किए जा रहे दावों को फर्जी बता चुकी है। सरकार के जरिए ऐसी कोई योजना चलाई ही नहीं जा रही है, यानी हमारी पड़ताल में दावा बिल्कुल फर्जी निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और टाइम्स नाउ भारत अपने सामाजिक सरोकारों को समझता है, इसलिए हम आपको वक्त वक्त पर उन खबरों से आगाह करते हैं जो आपको भटका सकती हैं, आपका नुकसान कर सकती हैं। खबरें भी और भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं फटाफट 100 खबरों के साथ। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। पाकिस्तान के काबुल से, जहां एक के बाद एक एयरपोर्ट हुए बम धमाकों से काबुल दहल गया है, लेकिन इन धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। 90 लोगों की मौत की खबर है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें अमेरिका के 12 सैनिक भी शामिल हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन ISIS को घुसकर मारने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल हमलों के बाद बड़ा बयान दिया। सीरियल बम धमाकों के बाद जो बाइडेन ने ISIS से बदला लेने की कसम खा ली है। बाइडेन ने साफ कहा कि वो बदला जरूर लेंगे, वक्त और जगह वो खुद मुकर्रर करेंगे। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation
I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. आपने सुना किस तरह से जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि जिन लोगों ने हमला किया है आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। इधर काबुल में एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसके बाद एयरपोर्ट के पास अफरा तफरी मच गई। कहीं लाशें दिख रही थीं तो कहीं घायल पड़े हुए लोग। धमाकों के ठीक बाद आसपास के इलाकों में चीख पुकार मच गई। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए कि धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट के पास कैसे हालात थे, इन तस्वीरों के जरिए। अफगानिस्तान लहूलुहान है, अस्पताल में घायल और सड़कों पर मरा हुआ इंसान है। लेकिन इस मंजर का जिम्मेदार कौन है? इस्लामिक स्टेट है या फिर तालिबान है? बीती रात अफगानिस्तान में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। काबुल एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में एक के बाद एक धमाके होते गए। मंजर ये था कि एक धमाके से संभले नहीं कि दूसरा हो गया। पूरा का पूरा काबुल हिल गया। आपको सिलसिलेवार तरीके से काबुल से आई तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से इन धमाकों की तासीर का अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले काबुल में हुए इस धमाके की तस्वीरें दिखाते हैं। एक के बाद एक हुए 3 धमाकों से काबुल अभी उबरा भी नहीं था। लाशों के अंबार को समेटा तक नहीं जा सका था कि एक साथ 2 और धमाके हो। एयरपोर्ट के पास हुए 2 नए धमाकों के बाद धुएं का अंबार देखिए। ये धमाके भी रिहायशी इलाकों में हुए। एयरपोर्ट के इलाके में कटीले तारों के पास लोगों की चीख पुकार साफ साफ सुनाई दे रही है। इससे पहले हुए 3 धमाकों के बाद का मंजर तो ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप उठे। देखिए एयरपोर्ट के अंदर हुए धमाके के बाद कैसे लाशों का अंबार बिछा है। एयरपोर्ट के अंदर एक गड्ढे में अफगानियों की लाशें पड़ी हैं। इतनी लाशें कि गिनती करना मुश्किल है। लोग किसी तरह अपनों को यहां से निकालकर अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लास्ट के बाद पूरा का पूरा काबुल सिर्फ लाशों और घायल अफगानियों से पटा पड़ा था। इन तस्वीरों में देखिए सामान ढोने वाले छोटे छोटे ट्राले और हाथ गाड़ियों में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ऊपर से नीचे तक खून से सने लोग किसी तरह खुद को घसीटते हुए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में यही अफगानिस्तान की तकदीर है? क्या इसी तरह मौत के खौफ में लोगों को जीना पड़ेगा? क्या आए दिन ऐसे ही मौत का मंजर पसरा होगा? काबुल में घायलों के आंकड़ों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं और यह नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इनमें से कई लोग तो गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अस्पतालों की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर हालात क्या होंगे। इस सीरियल ब्लास्ट के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर हर जगह ब्लास्ट हुए। ऐसे में लोगों को यही डर सता रहा है कि कहीं अगला धमाका ना हो जाए। लोग एयरपोर्ट के अंदर बने इस तरह के नालों में खड़े हैं। डर के मारे लोग एक जगह जमा हो गए हैं। एयरपोर्ट पर हुए धमाकों की आवाज इतनी जोरदार थी कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई पड़ी। इसके अलावा काफी देर तक एयरपोर्ट से धुआं उठता रहा। काबुल एयरपोर्ट की इन सैटेलाइट इमेजेस को देखिए। आसमान में साफ साफ धमाके के बाद उठा काला धुआं दिख रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में सड़क जाम है। हर तरफ सिर्फ मौत का मंजर पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और आज पूरे दिन टाइम्स नाउ नवभारत तो हम आपको काबुल से जुड़ी हर अपडेट दिखाएंगे, हर तस्वीर दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है और दुनिया भर से रिएक्शंस आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में अब वक्त है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरों का। देखिए। हैदराबाद के मशहूर इंदिरा पार्क में बगैर शादीशुदा कपल के आने पर रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर इंदिरा पार्क की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें एक बैनर पर लिखा हुआ है
कि पार्क में अविवाहित जोड़ों का आना मना है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं। साथ में लोगों के भारी विरोध को देखते हुए पार्क से बैनर हटा लिया गया। इस बारे में पार्क मैनेजमेंट का कहना है कि पार्क में आने वाले तमाम परिवारों ने शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ कपल खुलेआम अश्लील हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें असहजता का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर लोग पार्क प्रबंधन के इस फैसले को असंवैधानिक करार दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मोरल पुलिसिंग के नए पैमाने तय कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तोते का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में खूब शेयर भी किया जा रहा है। तोते के इस वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इसे पसंद भी किया है। दरअसल इसमें एक तोता एक शख्स का मोबाइल छीनकर हवा में उड़ जाता है। खास बात यह है कि उस समय मोबाइल का कैमरा खुला हुआ था। इस बीच तोता कुछ देर एक छत पर बैठता भी है और दोबारा उड़ान भरते हुए कार पर जा बैठता है, जिसके बाद मोबाइल उसके पंजों से छूटकर नीचे गिर जाता है। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है। आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी पे जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला कांस्टेबल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला कांस्टेबल को बंदूक के साथ तस्वीर अपलोड करने के लिए लाइन हाजिर भी किया गया है। वीडियो में दिख रही महिला का नाम प्रियंका मिश्रा है। प्रियंका एक ट्रेनी कांस्टेबल हैं और अक्सर अपनी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। इंस्टाग्राम पर प्रियंका मिश्रा पूरी वर्दी में हाथ में रिवॉल्वर लिए नजर आ रही हैं। वीडियो के साथ चल रहे ऑडियो में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब की तुलना यूपी से की जा रही है। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है। आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी पे जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। कांस्टेबल बंदूक लहराते हुए दिखाई दे रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज ने भी घटना की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वर्दी में पुलिस कर्मियों को गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और ये वीडियो इसका उल्लंघन है। और सोशल मीडिया पर छाने का ये जो जुनून है वो ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी नौकरी, वर्दी और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक